अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारे पास ब्रेस्ट कार्सिनोमा की टाइप्स की। अब इसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैंने भी आपको बता रही थी कि 3 टाइप्स होती हैं, ईआर पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव एंड फलाना। तो वो जो टाइप्स थी वो बेस्ड अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर थी। ठीक है, ये कौन सा रिसेप्टर कितना एक्सप्रेस होता है। ईआर पॉजिटिव एक था, एक हमारा HER2 पॉजिटिव था और तीसरा ग्रुप डबल नेगेटिव का था। तो अब जो हम टाइप्स करें वो बेस्ड अपॉन देयर मॉर्फोलॉजी है, जिसको मेन अगर आपसे कोई पूछते हैं ना टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, तो उसमें आप ये वाली पहले लिखते हैं और वो वाली बाद में लिखते हैं, क्योंकि वो उसकी एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन है और ये इसकी टाइप्स जो है वो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से है। क्योंकि आपको पता है पैथोलॉजी में हमने मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखती है कि कैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि ज़रा हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से ही बताते हैं कि यार आइदर इट इज़ इन्वेसिव कार्सिनोमा और इट इज़ लोकलाइज्ड कार्सिनोमा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ड अपॉन द वो अपना मॉर्फोलॉजी हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं इसकी। एक होता है कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है, जिसको CIS भी हम कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि दोनों के अंदर हमने दो हेडिंग्स पढ़नी होती है कि कार्सिनोमा इन सीटू में डक्टल टाइप कौन सी है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू जिसको DCIS कहते हैं, एंड देन लोबुलार कार्सिनोमा इन सीटू, सबको अलग अलग हम पढ़ेंगे। फिर इन्वेसिव में भी हम पढ़ेंगे डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा एंड लोबुलार इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये उसकी टाइप है डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजी। सबसे पहली बात तो कार्सिनोमा इन सीटू और इन्वेसिव का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कार्सिनोमा इन सीटू हमेशा वो कार्सिनोमा होता है जो कि आपके डक्ट्स और लोब्यूल से अगर शुरू हो रहा है। तो आपको पता है कि वी हैव एपिथीलियम, अगर एक डक्ट है पूरी हमारी, ठीक है, और इसका एक लाइनिंग एपिथीलियम है, और एपिथीलियम के साथ हमारे पास हमेशा एक चीज होती है, ये मैंने उल्टा बना दिया, मतलब अंदर की तरफ होगा ऐसे करके एपिथीलियम, और उसके बाहर हमारे पास हमेशा होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया होता है, लेमिना प्रोप्रिया का जो एंड होती है, जो लेमिना प्रोप्रिया जहाँ खत्म हो रही होती है, उस लाइन को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो अगर हमारा कैंसर एपिथेलियल सेल से शुरू हुआ है, जो लाइनिंग एपिथेलियम है, और यहीं पर कंटेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन को वो इन्वेड करके स्ट्रोमा में नहीं आया। आपको पता है ना कि डक्ट्स और लोब्यूल्स को स्ट्रोमा सराउंड कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पहले वाले को इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा, और फिर जो ज्यादा बाहर होता है उसे इंटरलोबुलर स्ट्रोमा कहते हैं। तो अगर आपका जो कैंसर सेल्स हैं वो आपके एपिथेलियम से शुरू हुए हैं और वहीं पर कंटेन्ड है, स्ट्रोमा में इन्वेड करके नहीं आए अभी तक, लेकिन वो मलिग्नेंट कैंसर सेल्स हैं, उनके फीचर्स मलिग्नेंसी के हैं कि वो इन्वेड कर सकते हैं, तो उस तरह के कैंसर को हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। तो इसमें जो आपका डिफरेंशिएशन पॉइंट आएगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी। ठीक है, और अगर कैंसर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके स्ट्रोमा में जा चुका है और स्ट्रोमा से आगे उसका दिल करे तो लिम्फ नोड्स में जा चुका है और जहां जहां मर्जी मेटास्टेसाइज कर चुका है, तो इस किस्म के कैंसर को हम कहते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा। लेकिन जो मैंने बताया हॉलमार्क है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगर उससे अंदर अंदर है तो कार्सिनोमा इन सीटू है, और अगर उससे बाहर है तो इन्वेसिव कार्सिनोमा। अब ये जो दोनों टाइप्स है ना, ये मैलिग्नेंट टाइप ऑफ कैंसर की, ये बात याद रखनी है। मैंने आपको वैसे बताती होती हूँ ना कि जो लोकलाइज्ड होता है वो नॉर्मली बिनाइन होता है, लेकिन कैंसर सेल्स के फीचर्स भी मैटर करते हैं। मैलिग्नेंसी में आपने ये अपनी बात पढ़ी होगी नियोप्लेजिया के चैप्टर के, मैलिग्नेंसी में सिर्फ उसकी लोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें सेलुलर एटिपिया कितना है, उसके नंबर ऑफ माइटोसिस कितनी है, उसमें मेटास्टेसिस का पोटेंशियल कितना है, ये सारी चीजें किसी भी चीज को मैलिग्नेंट कहने में रोल अदा करती हैं। तो हमारे पास चाहे कार्सिनोमा इन सीटू हो चाहे इन्वेसिव कार्सिनोमा हो, दोनों है मैलिग्नेंट सेल्स से बने हुए, जो कि आपको किसी भी टाइम मेटास्टेसाइज कर सकते हैं अगर नहीं किया। नाउ विल डिस्कस अबाउट के कार्सिनोमा इन सीटू, सबसे पहले जो कि हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन से अंदर अंदर है। ठीक है, उसमें भी पहले जो हम बात डिस्कस करेंगे वो है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। पहली बात तो ये कि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू से मुराद हमारे पास, अच्छा यहाँ पर मैंने एक और टर्म लिखी, सॉरी, एडिनो कार्सिनोमा। जो ब्रेस्ट कार्सिनोमास होते हैं ना, आपको पता है जनरली आपने कैंसर के पैटर्न्स पढ़े होंगे, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि एक कैंसर का पैटर्न होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक एडिनो कार्सिनोमा, एक बेजल सेल कार्सिनोमा, यही 3 आपने मेन अपनी नियोप्लेजिया में पढ़े होंगे। इसमें से जो एडिनो कार्सिनोमा का वर्ड जब भी आता है ना, कि कोई भी चीज आपको कहे कि एडिनो कार्सिनोमा जैसी है, उसका मतलब आप याद रख लेना कि जिसमें ग्लैंड्स का एक्सप्रेशन हो रहा हो, जिसमें जो नए सेल्स बन रहे हो वो ग्लैंडुलर टाइप हो, उसको हम कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में सेल्स जो बनते हैं वो स्क्वेमस एपिथेलियम जैसे बनते हैं, और बेजल सेल में और डिटेल्स है। ठीक है, तो बहरहाल हमने ये बात याद रखनी है कि हमारा जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है इट इज अ टाइप ऑफ एडिनो कार्सिनोमा, जिसमें ग्लैंडुलर टाइप के सेल्स हमारे बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉट टॉकिंग अबाउट डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, हम जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं। ये बुक में काफी सारा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बिग रॉबिन्स वाली कवर करके इसमें बता देती हूँ। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू मैंने आपको बताया कि आपके लोब्यूल्स और डक्ट्स, जो आपकी ब्रेस्ट में वी हैव दीज डक्ट्स एंड वी हैव दीज लोब्यूल्स,
इनकी एपिथेलियम में स्टार्ट होता है। टाइप इसकी एडिनोकार्सिनोमा टाइप है, यानी कि ग्लैंडुलर पैटर्न ऑफ एक्सप्रेशन है इसके सेल्स का, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इनक्रोच करके बाहर नहीं जाता। अच्छा, अब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई, मैं दोबारा रिपीट करी कि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में डक्टल कहने से मुराद ये नहीं है कि इसने सिर्फ और सिर्फ डक्ट्स को इन्वॉल्व किया है। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू से मुराद ये है कि इसकी जो रिजल्टेंट पिक्चर बनती है इसकी वजह से उसमें सारी अपीयरेंस डक्ट्स जैसी आ रही होती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? डक्ट तो ये है और लोब्यूल तो इतना बड़ा है, लोब्यूल डक्ट जैसा कैसे लग सकता है? अगर आपके पास लोब्यूल की जो एपिथेलियम है उसमें सेल्स इतने ज्यादा आने लग जाए कि ऐसे सेल्स भरना शुरू हो जाए और भरते जाएं और भरते जाएं और भरते जाएं कि बीच में से जो ल्यूमेन है वो सिर्फ इतना सा रह जाए, प्रेशर साइड से पड़ रहा है, बाहर भी सेल्स है अंदर भी सेल्स है, कि इतना सा ल्यूमेन बीच में रह गया, तो ये पूरा का पूरा जो ल्यूमेन है, यहाँ पर भी सेल्स आ रहे हैं डेफिनेटली इसकी में भी, लेकिन लोब्यूल में ज्यादा आ गए। उसकी वजह से जिसकी अपीयरेंस आती है वो थिन कॉर्ड्स यानी डक्ट्स जैसी आती है। अब देखिए, अब ये पूरी जो ल्यूमेन है ये सारा का सारा एक डक्ट ही लग रही है ना, इसमें कोई लोब्यूल यानी एक्सपैंडेड पोर्शन तो गया, उसमें तो सारे सेल्स भर गए हमारे कैंसरस सेल्स। तो क्योंकि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू डक्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, लोब्यूल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें जो पैटर्न आता है, जो रिजल्टेंट पिक्चर बनती है, वो सारी की सारी चीजें ऐसे पतली पतली कॉर्ड लाइक डक्ट्स लग रही होती हैं, इसलिए इसको डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन कि हमारे पास वो कार्सिनोमा जो सेल्स और लोब्यूल्स तक लिमिटेड है और बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद मेमोग्राफी का ना इसमें रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू जल्दी जल्दी एज अ पैल्पेबल मैस ना प्रेजेंट नहीं करता, तो हमने जब से मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग शुरू की है तो हमारे पास फीमेल्स में इसकी वजह से इन्वेसिव कार्सिनोमा बनने का चांस बहुत कम हो गया। सिर्फ और सिर्फ हम जल्दी स्टेज पे इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, तो इन्वेजन नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से मेमोग्राफी का इसमें रोल बहुत ज्यादा है। मेमोग्राफी पे हमें क्या चीज नजर आती है? अब आपको याद था, मैंने आपको बताया था मेमोग्राफी में आपने दो नाम अपने जहन में रखने हैं, एक डेंसिटीज और एक कैल्सिफिकेशन। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा जोर दे के बताई थी। डेंसिटीज जो है वो तब होंगी जब भी कोई स्ट्रोमा का सॉलिड मैस बनेगा, मतलब जिसमें फाइबर्स होंगे, जिसमें कोई भी सॉलिड मैस जब बन जाता है ना किसी जगह पे ब्रेस्ट में, तो वो मेमोग्राफी पे हमें डेंसिटी की तरह नजर आती है। और कोई भी चीज जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती है वो हमें मेमोग्राफी की पिक्चर में कैल्सिफिकेशन हम उसे कहते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा में क्या होता है? सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती है, तो हमें मेमोग्राफी पे कैल्सिफिकेशंस मिलेंगी। ये बात एमसीक्यूज में आती है, मैं इसलिए ध्यान दे रही हूँ, कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हमें मेमोग्राफी में कैल्सिफिकेशंस नजर आ जाती हैं, हमारा अंदाजा हो जाता है, सेल्स मैलिग्नेंसी जैसे नजर आते हैं हमें एटिपिकल टाइप, तो हमें पता चल जाता है कि यार दिस इज अ डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाती है। मॉर्फोलॉजी, अब इसके जो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न है ना वो बेसिकली हमने डिवाइड किया हुआ इसको इस बेस पे कि जो सेल्स नए बन रहे हैं कैंसर के, उनमें न्यूक्लियस किस किस्म का है और सेल्स नेक्रोसिस कितना चल रहा है। मतलब जाहिर सी बात है कि जो नए कैंसर सेल्स हैं वो एक तो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन कर रहे होते हैं और दूसरा ऐसे सेल्स एटिपिकल होते हैं तो नेक्रोसिस भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी सेल डेथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियर ग्रेड क्या है, न्यूक्लियस का साइज कितना है, न्यूक्लियस की क्या पोजीशन है और नेक्रोसिस कितना, उस हिसाब से हमने इसको दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। पहली जो टाइप है दिस इज द कोम्यूडो, सेकेंड इज द नॉन कोम्यूडो। अब ये बातें मीडियम रॉबिन्स में बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई, ये पूरा टॉपिक ना मीडियम रॉबिन्स में बहुत कम लिखा हुआ है लेकिन इतना डिटेल से नहीं है। अच्छा, अब जो कोम्यूडो पैटर्न है वो तब हम कहते हैं जब मेमोग्राफी करें तो हमें उसमें ब्रांचिंग कैल्सिफिकेशन नजर आए। 3 पॉइंट्स आपने याद रखने, मतलब हमें इस तरह की जो सिक्रीशंस नजर आएंगी वो ब्रांचिंग एरियाज में कैल्सिफिकेशंस नजर आएंगी। उसके बाद हमें नजर आएगा हाई ग्रेड प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अजीब हुआ होगा। प्लियोमॉर्फिक से मुराद है कि जो मल्टीपल टाइप ऑफ चीजें एक्सप्रेस कर सकता है। और साथ हमें सेंट्रल नेक्रोसिस सेल्स की, मतलब पूरी ब्रेस्ट की जो मेमोग्राफी की पिक्चर होगी उसमें सेंटर के सेल्स हमें डिस्ट्रॉय होते हुए नजर आएंगे। तो 3 ये वाली बातें होती हैं ना, उसे कोम्यूडो टाइप कहते हैं। कैल्सिफिकेशंस ब्रांचिंग होगी, हाई ग्रेड न्यूक्लियस होगा और सेंट्रल नेक्रोसिस। और नॉन कोम्यूडो हम तब कहते हैं जब हमें इस किस्म की पिक्चर नजर नहीं आती, सिंपली जिसमें हाई ग्रेड न्यूक्लियस नहीं है, सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं है। फिर उसके क्या पैटर्न्स है? मल्टीपल पैटर्न्स है। क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न, क्रिब्रिफॉर्म हम किसी को कहते हैं छलनी के पैटर्न को। इसमें जो हमारी ये सारी की सारी पिक्चर ऑफ मेमोग्राफी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जितनी भी मॉर्फोलॉजी है ना वो बेसिकली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तो हमें कुछ खास नहीं नजर आती ना, ब्रेस्ट तो ऊपर से वैसी ही होती है, जो आपकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर होती है ना वो आपको बताती है। तो मेमोग्राफी में कोम्यूडो पे हमें ये 3 चीजें नजर आती हैं।
नॉन कोम्योडो पे हमें ये नज़र नहीं आती, बल्कि क्रिब्रिफॉर्म टाइप अगर उसमें होगी नॉन कोम्योडो की तो उसमें हमें ऐसा नजर आएगा जैसे आपकी एक ब्रेस्ट की ये पिक्चर है, उसमें जगह जगह से कुछ एरियाज खाए हुए हैं, खाली एरियाज है। क्रिब्रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, छलनी, छलनी में क्या होती है, सुराख होते हैं, तो हमें जैसे सुराख नहीं हुए होते, खाए हुए होते हैं, कुकी कटर पैटर्न वो मिलता है। माइक्रोपेपिलरी में हमें छोटे छोटे से पेपिल्लाज से बने हुए मिलते हैं, जैसे पेपिलरी पैटर्न में मिलते हैं, ठीक है। और कैल्सिफिकेशंस थोड़ी बहुत नजर आती हैं लेकिन ब्रांचिंग पैटर्न की नहीं होती। तो ये आपकी इसकी बेसिक मॉर्फोलॉजी है। फिर हमारे पास एक जो तीसरा पैटर्न है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू का, वो है पेगेट्स डिजीज। पेगेट्स डिजीज ऑफ निपल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपके एससीक्यू में अलग से ये आई हुई है बाकायदा, पेगेट्स डिजीज ऑफ निपल के नाम से। तो इसको हम अगले पार्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।